हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका गुप्ता एग्जाम स्पेशल जेपीआईसी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपके साथ एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है जीवों में जनन। ये क्लास 10th का चैप्टर 2 है जिसमें हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जाते हैं और वो 2 नंबर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इस प्रकार से आज हम 10 प्रश्नों को आपके साथ साझा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, पुनरुद्भवन से क्या तात्पर्य है? पुनरुद्भवन की प्रक्रिया जो है उसको एक उदाहरण के द्वारा समझाइए या दीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, पुनरुद्भवन को रीजनरेशन कहते हैं। तो रीजनरेशन की प्रोसेस क्या है कि यदि कोई जीव का अंग क्षतिग्रस्त हो गया है या टूटकर या कटकर गिर गया है, यदि उस जीव के उस कटे हुए अंग को पुनः बनना या उस कटे हुए अंग से एक नए जीव का निर्माण होना ही पुनरुद्भवन कहलाता है। जैसे हाइड्रा में आप देख सकते हैं कि हाइड्रा एक सिलेंट्रेट है, मीन्स सिलेंट्रेटा फाइलम का जंतु है और यहाँ पर बर्ड्स निकलते हैं, मीन्स मुकुल निकलते हैं। और जब ये मुकुल टूट जाते हैं, टूटकर मात्र प्लांट से अलग हो जाते हैं, तो यही बर्ड आगे चलकर एक स्वतंत्र पौधे का निर्माण कर लेते हैं। इसी प्रक्रिया को रीजनरेशन या पुनरुद्भवन कहते हैं। तो एग्जाम्पल इसका हाइड्रा है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, पादपों में कायिक जनन की 2 विधियों का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। तो कायिक जनन क्या है फ्रेंड्स? कायिक जनन की प्रक्रिया पेड़ पौधों में होती है और पेड़ पौधों में ये प्रक्रिया कैसे होगी कि कायिक जनन को हम एक लाइन में डिफाइन करेंगे, जनन की ऐसी प्रक्रिया जो पौधों के कायिक अंगों द्वारा स्वतः होती है, ऐसी जनन प्रक्रिया को कायिक जनन प्रक्रिया कहते हैं। अगर इसमें हम देखें, ये 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। तो यहाँ पे प्राकृतिक कायिक जनन में क्या है कि जो कायिक कोशिकाएं हैं वो पुनः अंकुरण का या पुनः कलिका का निर्माण करती हैं, लेकिन कृत्रिम कायिक जनन में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इनमें क्या होता है कि इसमें कृत्रिम तरीके से मनुष्यों द्वारा प्रजनन की क्रिया कराई जाती है। तो आइए देखते हैं इसमें 2 बेस्ट एग्जाम्पल कौन से हैं। पहले तो है तने के द्वारा जनन। तो तने के द्वारा जो जनन है उसकी अगर हम बात करें तो आपने जाना होगा कि आलू में कंद आते हैं, मीन्स आंखें आती हैं। आंखें जो हैं एक प्रकार के तने होते हैं और यदि उनको हम डिसेक्ट करके अलग अलग जगहों पे लगा दें तो उनसे एक नए पादप का निर्माण हो सकता है। ये तो हुआ कि कंद के द्वारा या तने के द्वारा जनन। दूसरा है पत्तियों के द्वारा जनन। पत्तियों के द्वारा जो जनन होता है, इसमें क्या होता है कि पत्तियां भोजन को संग्रहित करके मोटी बन जाती हैं, हो जाती हैं, जैसे या मांसल पत्ती के रूप में हो जाती हैं। और जब वो मांसल पत्तियां भूमि के संपर्क में आती हैं तो वहाँ पर उनको नमी मिलती है और नमी के कारण उनके किनारे पर छोटे छोटे कलिकाएं उत्पन्न होती हैं और वही कलिकाएं बाद में एक स्वतंत्र पौधे का रूप ले लेती हैं। ऐसा ब्रायोफिल्म या बिगोनिया में देखने को मिल सकता है, जिसका नाम सिंपली अजूबा भी कहते हैं जिसको। सो थर्ड क्वेश्चन इज, जीवों में जनन की विखंडन एवं खंडन विधि को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो डियर फ्रेंड, विखंडन, जीवों में जो जनन की प्रक्रिया है वो ये अलैंगिक जनन के पार्ट है। अलैंगिक जनन में बात कर रहे हैं हम विखंडन की। तो विखंडन का मतलब है जीव का शरीर या कायिक कोशिका जो है जीव की, उसका 2 भागों में टूटना ही विखंडन कहलाता है। जैसा कि आपने युगलिना में देखा है कि जो उसका मात्र कोशिका है या मदर सेल है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाती है और उसके न्यूक्लियस 2 भागों में बंटकर बाद में 2 नए सेल्स के द्वारा 2 न्यूक्लियाइज बनाते हैं और 2 जीव का निर्माण हो जाता है। दूसरा है खंडन। खंडन की प्रक्रिया जो है ये कायिक कोशिकाओं में होती है, लेकिन खंडन की प्रक्रिया में नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स फिक्स नहीं होते हैं कि कितने खंड होंगे। यहाँ पर जीव का शरीर जितने भागों में खंडित होगा उतने ही नए जीव का निर्माण होगा, जैसे कि प्लाज्मोडियम और अमीबा के केस में देखने को मिलता है।
सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो डियर फ्रेंड्स, बात बता दें आपको कि पुष्प जो है, अगर हम पुष्प की बात करेंगे तो आवृत्ति बीजीय पुष्प की बात करेंगे तो आवृत्ति बीजीय पुष्प की अनुदैर्ध्य काट यहाँ पे हम आपको दिख रही होगी, जिसपे हमने सारे चीजों को यहाँ पे डिस्कस किया है कि ये जो पार्ट है उसको हम पुंग तंतु कहते हैं। पुंग तंतु मीन्स जो पेडिकल होता है इसका, पुष्प जिस पर आधारित होता है, रखा हुआ होता है, उस भाग को हम पुष्पासन या थैलमस कहते हैं। नीचे के जो ये ग्रीन पार्ट कलर के हैं, पत्ती जैसे हरे सदृश संरचना, इसको हम बाह्यदल पुंज कहते हैं। बाह्यदल पुंज को हम कॉम्पैक्टली कैलिक्स इन इंग्लिश कहते हैं, लेकिन कैलिक्स के एक भाग को, कैलिक्स की एक इकाई को हम बाह्यदल कहते हैं। क्लियर? अब बात आती है दलपुंज की। तो दलपुंज क्या होता है? पुष्प का रंगीन घेरा दलपुंज कहलाता है, और दलपुंज की एक इकाई को हम दल कहते हैं, जिसे पंखुड़ी के नाम से भी जाना जाता है। आगे यहाँ पे पुष्प के आगे भाग पर हम देखें तो एक पीले रंग का एक गोल सा संरचना बना हुआ है, जिसको हम अंडाशय या ओवरी कहते हैं। आगे चलते हैं, ओवरी से जुड़ा हुआ एक लंबी नलिका चली गई है ऊपर तक। ऊपर के भाग को हम वर्तिकाग्र कहते हैं और नीचे के भाग को वर्तिका कहते हैं, और इस भाग को हम अंडाशय कहते हैं। जब वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय ये स्त्री केसर या गाइनोसियम के पार्ट होते हैं, जो कि मादा जनन अंग कहलाता है। अब आगे चलते हैं हम कि वर्तिका पर आप देखेंगे कि पराग कोश और पराग तंतु है। पराग कोश में पराग कण होते हैं जो मेल गैमीट कहलाते हैं। क्लियर? और यहाँ पे पुंकेसर भी होते हैं। पुंकेसर जो होते हैं वो नर जननांग कहलाते हैं। इस तरीके से ये हुई आपके पुष्प की अनुदैर्ध्य काट। अगर आपने इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करके उनको नॉमिनेट किया है, देन आपको 2 नंबर मिलने फिक्स हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन किन अंगों द्वारा होता है? पहले तो हम बात करेंगे कि किन अंगों द्वारा होता है, बाद में उसके नीचे के प्रश्न को हम ध्यान देंगे। तो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन जो है 2 अंगों के द्वारा होता है। पहला तो है नर जननांग, दूसरा है मादा जननांग। नर जननांग जो होता है पुष्प में वो पुंकेसर होता है और परागकण होते हैं, लेकिन मादा जननांग में ये वर्तिकाग्र होती है, अंडाशय होते हैं और वर्तिका होती है, और यहाँ पे इसकी एक अंडाशय की एक इकाई को अंडप भी कहते हैं। अब हम आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्प क्या है? उदाहरण सहित बताइए। ये दोनों क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स एक ही हैं, तो इनके बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं कि एक लिंगी पुष्प क्या है? ऐसे पुष्प जिनमें लिंगों की संख्या 1 हो, मतलब उन पुष्प में चाहे नर जननांग मिले या मादा जननांग मिले, ऐसे पुष्पों को एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे आपने पपीता में देखा है, तरबूज देखा है, तो इनमें सिर्फ एक ही जननांग पाए जाते हैं। दूसरा, उभयलिंगी पुष्प हम किसे कहेंगे? उभयलिंगी पुष्प ऐसे पुष्प होते हैं जिनमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही पुष्प में उपस्थित होते हैं, और इन पुष्पों को हम उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे सरसों, गुड़हल आदि में आपको देखने को मिलता है। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, परागण पर टिप्पणी लिखिए है। तो परागण क्या है? पुष्पों में जो कीट आकर्षित होते हैं तो वो परागण की क्रिया करते हैं। अब यहाँ पे बात करें कि परागण की क्रिया होती कैसे है। पुष्प के, इसी डायग्राम में हम आपको समझाएंगे, किसी भी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पराग कणों का पहुंचना और निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न करना ही परागण कहलाता है। चाहे यही पुष्प हो या किसी उसी प्रजाति के किसी दूसरे पुष्प पर यदि परागकण पहुंच गए हैं और निषेचन की प्रक्रिया कर रहे हैं, तो इसी प्रक्रिया को परागण कहते हैं। परागण की प्रक्रिया 2 प्रकार से होती है, और स्वपरागण, परपरागण। और परपरागण की जो प्रक्रिया है वो कई माध्यमों से होती है। जैसे चींटी के द्वारा तो हुई तो चींटी परागण, जल के द्वारा हुआ तो जल परागण, घोंघों के द्वारा हुआ तो घोंघा परागण, पक्षियों के द्वारा हुआ तो पक्षी परागण। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भ्रूण पोष केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है?
तो भ्रूणपोष जो केंद्रक होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 3 होती है, क्योंकि यहाँ पे द्विनिषेचन की प्रक्रिया होती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि द्विनिषेचन की प्रक्रिया में पहले सत्य निषेचन होता है, बाद में त्रिसमेकन होता है। तो दोनों प्रक्रिया के बाद एक त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 3 होती है। आगे देखिए, पुष्प का कौन सा भाग फल एवं बीज उत्पन्न करता है? तो डियर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि पुष्प का जो भाग होता है, अंडाशय का भाग, वो फल बनाता है, मांसल भाग जो है वो फल बनाता है, और उसमें जो भ्रूण होता है वही बीज का निर्माण करता है। क्लियर? नेक्स्ट है, मक्का में परागण किस माध्यम से होता है? तो मक्का में परागण की जो क्रिया होती है वो वायु के द्वारा होती है, और इसमें बहुत सारे पराग कणों का विनाश होता है, ह्रास होता है, जिससे जो पराग कण होते हैं वो जलरोधी भी हो जाते हैं। नेक्स्ट है, बीजाणु जनन पर टिप्पणी लिखिए। डियर फ्रेंड्स, बीजाणु जनन क्या है? जो कम विकसित पौधे होते हैं जैसे कवक, उनमें क्या होता है कि उनके शरीर के ऊपर एक उभार जैसी संरचना बन जाती है, और उस उभार में बहुत सारे बीजाणु भर जाते हैं, और उस उभार का हम एक नाम देते हैं जिसे कहते हैं बीजाणुधानी, स्पोरेंजियम इन इंग्लिश कहते हैं। और जब स्पोरेंजियम वो फट जाता है मैच्योर होके, तो सारे बीजाणु जो हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। जब प्रतिकूल स्थिति रहती है तब ये बीजाणु ग्रो नहीं करते हैं, जमते नहीं हैं, लेकिन जब इनके अनुकूल परिस्थिति आती है तब ये बीजाणु जम जाते हैं, विकसित होते हैं और अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। इसी प्रक्रिया को बीजाणु जनन कहते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।